नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। देखिए, मानव विकास ये हम कक्षा 12 ज्योग्राफी के थर्ड जो चैप्टर है उसमें पढ़ रहे थे और अब तक हमने इसकी पहली क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो करेंगे वो इसका सेकंड पार्ट करेंगे इस चैप्टर का। और सेकंड पार्ट में आपको मैं दो चीज़ें करवाने वाला हूँ, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और साथ साथ आपको इससे पहले वाली जो वीडियो है वो भी अच्छे से देखनी है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, एग्ज़ाम टाइम 2024 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप अभी से ही तैयारी करोगे तो, वरना आने वाले टाइम जो है उसमें आपके सारे सब्जेक्ट इकट्ठे होकर आपके ऊपर बॉदरेशन सा हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट की, प्रत्येक विषय की, प्रत्येक टॉपिक की अभी से तैयारी शुरू कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी स्ट्रेस ना हो। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो। बाकी जो पहले देख चुके हैं इस चैनल को तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, क्योंकि अपने इस टॉपिक का नाम है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, विकास की अलग अलग परिभाषा हो सकती हैं किसी भी आधार पे, लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ आपको कि विकास जो है वो किसी सिर्फ एक पक्ष को ही मजबूत करना नहीं होता, वरन संपूर्ण ज़िंदगी जो मनुष्य रहता है वो प्रगतिशील रहता है। और इस प्रगतिशील जीवन के अंतर्गत वो क्या करता है, अपने आप को अपने अपने हिसाब से इस समाज में समायोजित करता है और अपनी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ यहाँ पर हो सकता है उसकी आय हो सकता है उसके सुख सुविधाएं हो, भौतिक सुविधाएं हो, या एक खुशहाल जीवन हो। ये सारी चीज़ें मैं ग्रोथ में शामिल कर रहा हूँ। तो वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूसली अनवरत रहता है, लगातार चलता रहता है। और इसी लिहाज से अगर मैं कहूँ एक देश कब विकसित माना जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ यदि उस देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है और इसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि उच्चतर जीवन की सुविधाएं उनको मिल रही हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि वो उनकी जीवन प्रत्याशा जो है वो भी ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो देश विकसित होगा। और यदि एक देश के नागरिक जो हैं वो अपने देश को बढ़ाने में योगदान नहीं दे पा रहे तो कहीं ना कहीं हद तक उस देश के अंदर जो समस्याएं हैं वो हो सकता है आर्थिक समस्याएं हों, राजनीतिक समस्याएं हों, या सांस्कृतिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं एक देश को विकसित या विकासशील होने में। बट अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर स्तंभ, जैसे आपने देखा है किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए हमें उसके पिलर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट्स के पिलर्स होते हैं, यानी मानव विकास के स्तंभ हैं। और ऐसे ही टोटल मानव विकास के 4 स्तंभ आज हम पढ़ेंगे। वो 4 स्तंभ कौन से हैं आप यहाँ पे इस साइड में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है मानव विकास के 4 स्तंभ। इनमें मैंने सबसे पहले जो शामिल किया है वो क्षमता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। ब्रैकेट में मैंने इसका इंग्लिश जो मीनिंग है वो भी लिखा है। जैसे समता को मैंने इक्विटी कहा है, सतत पोषणीयता को सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता को प्रोडक्टिविटी और सशक्तिकरण को एम्पावरमेंट बोला है। ये मैंने आपके लिए इसलिए लिखे हैं क्योंकि भिवानी बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको हेडिंग्स लिखनी पड़ती हैं, और हेडिंग्स इंग्लिश में होंगी तो ज़्यादा बेटर होंगी, वो आपकी मार्किंग को बढ़ाएंगी। इसलिए सारे बच्चे ध्यान रखना कि आप जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो या आप 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आप हेडिंग ज़रूर बना के आएँ। इफ़ पॉसिबल तो आप उस हेडिंग को इंग्लिश में ज़रूर लिख के आएँ, वरना हिंदी में लिखोगे तो भी चलेगा। बेटर रहता है अगर आप उसको इंग्लिश में लिखें और अंडरलाइन करके फिर आप उसका एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्तंभ की हम बात करते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ में सबसे पहला स्तंभ है समता। इसको मैंने कहा इक्विटी। देखिए, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, समता का मतलब होता है समानता। जी हाँ, समानता का अधिकार हमारे संविधान में 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक दिया गया है। और यदि सभी व्यक्तियों को एक समाज के अंदर जो रह रहे हैं उनको अगर सारी की सारी सुविधाएं, या मैं ये कहता हूँ उनको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो समान रूप से उपलब्ध हो पा रही हैं, तो वो जो देश है वो मानव विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समता विचारों की भी हो सकती है, इक्विटी जो होती है संसाधनों तक की भी हो सकती है, शिक्षा की भी हो सकती है, यानी सभी को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए भाई। अब शिक्षा का मैं एग्जांपल लेके देख सकता हूँ कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको शिक्षा का उच्च अधिकार प्राप्त नहीं होता। वो हो सकता है किसी न किसी कारणवश हो, लेकिन अगर आपकी जो NCERT की जो किताब है इसमें मैं अगर आपके पॉइंट्स को इनको कवर करूँ तो इसमें लिख रखा है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच जो है वो इक्वल हो, बराबर हो। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि लोगों को हम लगभग ये मानते हैं कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, आयु, इन सब के आधार पे कहीं ना कहीं समाज में हमें क्या देखने को मिलती है,
असमानता देखने को मिलती है। तो सब पहला पॉइंट मानव विकास का यही कह रहा है, भाई इन सब कारकों को हटा दो आप और सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाओ, तो वो मानव विकास के हित में होगा। तो ये था पहला पॉइंट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें आपको समानता के बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए दूसरा हम बात करते हैं सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी। देखो अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट सुना है, सतत पोषणीय विकास का कंसेप्ट सुना है, तो ये वही संबंधित है। आपने दो समुदाय की बात की है। समुदाय यहाँ पे धनी और अमीर वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। जो धनी वर्ग है उसको तो सारे के सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, और जो बेचारा गरीब वर्ग है उसको ये संसाधन नहीं मिल पाते या फिर वो वंचित रह जाते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस जो है, इसमें क्या होगा, एक पीढ़ी जो होगी वो तो इन संसाधनों को सारा के सारा यूज़ कर जाएगी, और भविष्य की जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इनसे वंचित रह जाएगी। या कई बार ऐसे भी तो होता है ना कि जितने संसाधन होते हैं उन संसाधनों पर एकाधिकार होता है। कुछ एक लोग क्या करते हैं, उनको यूज़ करते चले जाते हैं और लगातार, और उनका दोहन इतना ज़्यादा होता है, इतना तीव्र होता है कि हमें ऐसा लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए वो चीज़ें बचेंगी नहीं। जैसे स्वच्छ जल यानी कि पीने का पानी, अगर इसकी मैं बात करूं तो आप देखोगे कि समाज के अंदर जो स्वच्छ जो पीने का पानी है वो लगातार कम हो रहा है। अभी रिसेंटली सभी देख भी रहे हैं कि बारिश के पानी से बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के अंदर लोगों को पीने के पानी की सुविधा नहीं है। तो इस तरह एक देश को आप कैसे विकसित मान सकते हो अगर उसको वो सुविधाएं ही प्राप्त ना हो। अगर वो पीने का पानी आज अगर इस पीढ़ी को नहीं मिल रहा, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसे सोच सकते हैं कि भाई वो उपलब्ध हो जाएगा। तो इसीलिए सतत पोषणीयता का मतलब है हम जो भी संसाधन जो हैं उनका समुचित उपयोग करें, उनको आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें, और जितने रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं कम से कम यूज़ करें उनको, और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो हम करें। तभी जाके हम कह सकते हैं कि सतत पोषणीयता का जो कंसेप्ट है वो हमारा हासिल हो पाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसमें ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। अब आप बता सकते हो कि ये जो ड्रॉप आउट्स जो स्कूल से जो बच्चे हुए हैं उनको शिक्षा का अधिकार जो है वो पूरा मिल पाया, नहीं मिल पाया, क्या वो वंचित नहीं रह जाएंगे ऐसे विद्यार्थी? तो हमें क्या करना है, उन संसाधनों तक पहुँच जो है वो बराबर भी रखनी है, और उस आने वाली पीढ़ी को भी हमें वो एजुकेशन देनी पड़ेगी। अब कोई भी एग्जाम्पल आप इसके अंदर लिख सकते हो डिटेल में, वो आपका मान्य होगा, वो गलत नहीं होगा, ध्यान रखना आपको। तीसरा इसमें पॉइंट मैं बताता हूँ प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो उत्पादकता है ये कोई और नहीं बल्कि श्रम उत्पादकता है। जो हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबर का जो काम कर रहे हैं, लेबर इन द सेंस कि यहाँ पे वर्किंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कार्यशील जो जनसंख्या है या कार्यशीलता के जो गुण है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि एक संस्था में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसके काम करने के जो तरीके हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी कैसे उच्च स्तर की होगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्यों के काम करने के जो तरीके हैं उनमें हम बदलाव कर दें या उनको बेहतर तरीके से काम करने की सुविधाएं मिल जाएं, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ का जो देश है वो विकसित होगा, वो समुदाय, वो समाज, वो राष्ट्र, वो क्या होगा, विकसित की श्रेणी में आएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे मानव जो विकास है वो बिल्कुल ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि वो बढ़ सकता है, ठीक है। आप ये बताइए कि एक देश के लिए सबसे ज़्यादा बहुमूल्य संसाधन क्या होते हैं? कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो आई थिंक सभी आपको पता है कि मनुष्य इस धरती पर सबसे मूल्यवान संसाधन है, और यदि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, यदि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं करवाई जाएँ, उनका मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या वो बेहतर प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, बेहतर उत्पादकता कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि उनको जो बेसिक जो नीड्स हैं उनकी कमी पूर्ति करके भी हम क्या कर सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और मानव विकास को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 है एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण। देखो, लोगों में अपने विकल्प जो हैं, ऑप्शंस जो हैं, उनको चुनने की आज़ादी देना, ये कहलाता है एक तरह से एम्पावरमेंट। यहाँ जो बढ़ती हुई जो पावर जो मिलती है, ग्रोथ जो होती है, वो स्वतंत्रता, क्षमता और उत्पादकता से आती है, ये आपको ध्यान रखना है। मानव विकास के लिए ज़रूरी क्या है? एक समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, और विशेष रूप से अगर मैं ये कहूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए, तो जैसे हम कहते हैं भी हमारे समाज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब ये जो आरक्षण दिया गया, ये क्यों दिया गया? क्योंकि उनको वो बहुमूल्य संसाधन है, उनको हमारे देश के हित के लिए आगे लेके आना, हमें उनको उपलब्ध जो संसाधन है वहाँ तक उनकी पहुँच भी होनी चाहिए, उनको आज़ादी भी हो, और वो कुछ अच्छा अपने देश या समाज के लिए कर सकें, ताकि
वो अपने देश को प्रगतिशील बना सके, इसीलिए सशक्तिकरण की बात चली जाती है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ इन चारों पॉइंट्स की, ये चारों जो पिलर हैं, स्तंभ जो हैं, इनमें क्षमता, सतत, पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये चारों के चारों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से लिखने भी हैं। और देखिएगा, मैं ये कभी भी क्लेम नहीं करता कि आप बुकिश नॉलेज लिखिएगा, क्योंकि आपका लेवल इतना आ चुका है कि आप आराम से अपने खुद के एग्जाम्पल बना के भी इनके अंदर लिख सकते हो। और बेटर रहेगा भिवानी बोर्ड के अंदर अगर आप क्या करोगे, अपने खुद के जो एग्जाम्पल हैं वो लिखोगे। जैसे आपने इसको एक्सप्लेन किया, हेडिंग बना के अंडरलाइन करके एक्सप्लेन किया, फिर नीचे आप उसका उदाहरण अलग से लिख सकते हो। तो वो एक एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको मार्क्स वहाँ पे फुल मिलेंगे। ये स्ट्रेटेजी है, इसकी ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, और इसका नाम क्या है, इसका आप यहाँ पे देखिएगा, मानव विकास के उपागम। उपागम का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा, उपागम का मतलब है अप्रोचेज। अप्रोच मतलब किसी चीज़ तक पहुँचने का तरीका। तो यहाँ पे हम टोटल 4 प्रकार के उपागम की बात करते हैं। कौन कौन सी 4 उपागम है देखिएगा। नंबर 1 है आय उपागम, नंबर 2 है कल्याण उपागम, नंबर 3 है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, और नंबर 4 है क्षमता उपागम। पहले की हम बात करते हैं आय उपागम, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकम अप्रोच। सिंपल सा है, इसका नाम आपको बता रहा है भाई, आय जितनी ज़्यादा होगी मानव विकास भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उच्च स्तर का माना जाएगा। यदि एक देश जिसकी राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो वो देश क्या होगा, ज़्यादा विकसित होगा, और जिसकी राष्ट्रीय आय कम है वो देश कम विकसित होगा। यानी हम किसके आधार पे, इनकम के बेस पे किसको मापते हैं, विकास को मापते हैं। ये सबसे पुरानी अवधारणा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम की ही बात होती है। अगर मैं ये कहूँ कि आय के ऊंचा या नीचा होने से, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि आय में ग्रोथ या इंक्रीज या डिक्रीज होने से मानव विकास भी क्या होगा, इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। सिमिलर चलता है, आय बढ़ी मानव विकास का स्तर ऊंचा हुआ, आय घटी मानव विकास का स्तर नीचा हुआ। तो इस तरह आय उपागम सिंपली बात ये कहता है, भाई अगर आपकी आय ज़्यादा है तो विकास ज़्यादा होगा, आय कम है तो विकास कम होगा। ये इसमें आपको लिखना है। दूसरा है कल्याण उपागम या वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण। कल्याण, अब देखिए, एक समाज के लोगों का कल्याण कैसे होगा भाई, यदि उस समाज के अंदर शिक्षा की सुविधाएं अच्छी हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हैं, जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको सुख में जीवन व्यतीत हो रहा है, राजनीतिक जो इकाइयाँ हैं वो अच्छी तरीके से काम कर रही हैं और उनको हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं प्रत्येक चीज़ की, तो वो क्या होगा, लोगों का कल्याण, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। ये उपागम इसी पे बात करता है। और लोगों का कल्याण कब होगा, जब उनको हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी एक देश के अंदर, तभी वो देश, वो राष्ट्र, वो मानव विकास या विकसित कैटेगरी की श्रेणी में आ सकता है। तो इस आधार पे, यानी कि एक सरकार द्वारा, एक देश की सरकार द्वारा लोगों की सुविधाओं के लिए कितने जो संसाधन हैं वो यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे देखो, जो लोग जो होते हैं वो संसाधनों को यूज़ करने वाले होते हैं, वो एक्टिव, निष्क्रिय तरीके से प्रतिभागी नहीं माने जाएंगे, सॉरी, सक्रिय तरीके से प्रतिभागी नहीं माने जाते इसके अंतर्गत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भाई न्यूनतम आवश्यकता उपागम और बेसिक नीड्स अप्रोच। ये जो है उपागम, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसमें इन्होंने 6 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में जिक्र किया गया है। वो 6 प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के, अगर एक देश, एक समाज के, राष्ट्र के जो लोग हैं उनके लोगों का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है तो वो विकसित होंगे भाई, सीधी सी बात है। दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन जो सिस्टम है, अगर उनका अच्छा हुआ या उनको उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जाएगी तो वो क्या होंगे, भागीदारी होंगी विकास के अंतर्गत। तीसरा इसमें आता है भोजन। जी हाँ, देखो, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड्स हैं, उसी से रिलेटेड है। अगर एक देश के लोगों को भरपेट खाना ही नहीं मिलेगा, वहाँ पे यदि खाने की दिक्कत है तो क्या वो देश विकसित होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ये इसमें तीसरा पॉइंट लिखना है, खाना यानी कि भोजन। चौथा पॉइंट आता है जलापूर्ति। अभी रिसेंटली एग्जाम्पल दिया था, दिल्ली के अंदर आप देखो बाढ़ के कारण कितना बुरा हाल है, यमुना का पानी घरों में घुस चुका है और पीने के स्वच्छ जल की जो कमी है वो पूरे दिल्ली के अंदर हो चुकी है। आने वाले टाइम के अंदर ऐसा पूरे देश में होने वाला है। तो अभी से हमें क्या करना है, इस स्वच्छ जल को बचाना है, और स्वच्छ जल होगा तो एक देश, एक राष्ट्र, एक समुदाय अपने आप विकसित होगा। पांचवा पॉइंट है इसके अंतर्गत स्वच्छता, सैनिटी। देखो, सरकार भी हर टाइम पे कैंपेन चलाती है कि भी स्वच्छता का ध्यान रखो, सैनिटरी का ध्यान रखो। हम क्या करते हैं, क्या आम आदमी उस स्वच्छता को मेंटेन करने में समर्थ है, क्या वो करता है, या इसके विपरीत हम बात करें, सिर्फ सरकार कैंपेन चलाती रहे, मनुष्य क्या करेंगे, उस स्वच्छता का ध्यान रखें, तो कैसे काम चलेगा। आप देखो शहरों के अंदर या ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, प्रत्येक घर के आगे गाड़ी आती है,
नगर पालिका की तरफ से और वो कूड़ा करकट लेके जाती है। तो स्वच्छता, अगर एक छोटा राष्ट्र, छोटा राज्य, समुदाय अगर स्वच्छ होगा तो वो देश भी तो धीरे धीरे स्वच्छ होगा। तो स्वच्छता जो है वो बेसिक न्यूनतम और जो बेसिक नीड्स जो अप्रोच है उसका एक पार्ट बनेगी। लास्ट है इसके अंतर्गत आवास। जी हाँ, घर की सुविधा। देखो, अगर आप में से कोई जानता है राजीव गांधी आवास योजना जो थी वो क्या थी, और शायद लेटेस्ट अभी जो करंट में कुछ आवास योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई होंगी, तो आप उनको पढ़िए। वो किस लिए हैं? आम जनता के लिए, उनके कल्याण के लिए, लोगों को पक्के मकान उपलब्ध हों, उनके बारिश या विपदा के टाइम पे उनके घरों को नुकसान ना पहुंचे, कम से कम नुकसान हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आवास में आती हैं। तो ये 6 जो आवश्यकताएं हैं ये ILO द्वारा प्रदान की गई थी, और वो ILO ने प्रतिपादित की गई थी। उस ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ये कहा कि ये 6 आवश्यकता जो हैं वो इस मानव विकास का एक प्रमुख उपागम के तौर पे माना गया है। ठीक है, लास्ट है क्षमता उपागम यानी कैपेबिलिटी अप्रोच। ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई संकल्पना है, और इस संकल्पना में ये कहा है कि एक देश के जो नागरिक हैं उनकी क्षमताओं को विकसित किए बिना हम उस देश को विकसित नहीं बना सकते। यानी उस देश के जो नागरिक हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। वो क्षमताएं जितनी ज़्यादा विकसित होगी वो राष्ट्र, वो देश उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा? विकसित होता चलेगा जाएगा। तो ये थी 4 प्रकार की उपागम या 4 प्रकार की क्षमताएं। इसमें दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आय में क्या कहते हैं भाई? इकोनॉमिकली अगर डेवलप है, आर्थिक रूप से समृद्ध है, तो वो आय उपागम हो गया, यानी ज़्यादा इनकम है तो मानव विकास ज़्यादा, कम इनकम है तो मानव विकास कम। दूसरा है कल्याण उपागम, वेलफेयर, लोगों के भलाई के लिए जो कार्य किए गए हैं, जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो इसमें आती हैं। इसमें ILO ने 6 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड्स के बारे में। और क्षमता उपागम जो है इसमें लोगों, जो देश के जो नागरिक हैं, समृद्ध जो नागरिक हैं, समृद्ध का मतलब यहाँ पे उनकी क्षमताओं को विकसित करने से है मेरा मतलब। समृद्ध का मतलब पैसे से नहीं है, यानी एक देश के नागरिकों की पास अच्छी योग्यताएं हैं किसी कार्य को करने के लिए, वो देश क्या होगा? विकसित होगा। तो ये थी 4 प्रकार की उपागम। और इधर आप देखोगे तो क्या है? 4 प्रकार के स्तंभ, मानव विकास के 4 स्तंभ और मानव विकास के 4 उपागम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2-2 या 3-3 नंबर के हिसाब से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं डिटेल में बताइएगा, या मानव विकास के उपागम क्या है उनको डिटेल में बताइएगा। ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने अपने तरीके से बेस्ट कोशिश की है इस टॉपिक को समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। कुछ एक वर्ड्स जो हैं शायद बोलते बोलते टाइम पे गलत हो जाते हैं, तो उनको अवॉइड कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए अपने इस चैप्टर में इतना ही। और हाँ भाई, कमेंट ज़रूर करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। और नेक्स्ट इसका जो मानव विकास का 3rd जो पार्ट है वो जल्द ही आपके सामने मैं लेके आऊँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और पहले वाले को रिवीजन करिएगा। थैंक यू सो मच।